हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 अर्थात ऑक्सीजन और CO2 के रक्त द्वारा परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है रक्त में, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। प्रत्येक 100 ml ब्लड द्वारा लगभग 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है मैमल्स में अर्थात स्तनधारियों में। हम मछलियों की बात करें तो ये क्वांटिटी होती है लगभग 9 ml पर 100 ml, एम्फीबियंस में 12 ml पर 100 ml, रेप्टाइल्स में 9 ml पर 100 ml, बर्ड्स में लगभग 18.5 ml पर 100 ml ये क्वांटिटी का परिवहन किया जाता है ब्लड द्वारा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। तो लगभग 2% जो ऑक्सीजन होती है वो प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में ट्रांसपोर्ट की जाती है, जबकि 98% जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में 4 हीम ग्रुप होते हैं और प्रत्येक हीम ग्रुप जो होता है वो ऑक्सीजन के एक अणु को ग्रहण करने की कैपेसिटी रखता है। इस प्रकार एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो एट ए टाइम ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल का परिवहन कर सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाय ब्लड, यानी ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बना ये तो हमने समझ लिया कि ये ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से बाइंड होने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब रक्त में ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स में बनता है। लंग्स में जो जहाँ ब्लड है वहाँ पे ये बनता है। जब एक्सचेंज होता है गैसेस का तो वहाँ लंग्स में ये बनेगा और लंग्स में बनने के बाद जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें ब्लड आएगा और यहाँ से ये लेफ्ट एट्रियम यानी जो बायां आलिंद होता है वहाँ तक ये रक्त पहुँचता है। बायां आलिंद से ये बाएं नीले में जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कैरोटिको सिस्टेमेटिक आर्च यहाँ तक ये ब्लड पहुँचता है और इस आर्च द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त वितरित किया जाता है। तो इस प्रकार लंग्स से बॉडी के विभिन्न भागों तक ये जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचाया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। जो ऑक्सीकरण होता है खाद्य पदार्थों का, ग्लूकोज का, उसमें ऑक्सीजन यूज आती है और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसलिए यहाँ पे टिश्यूज़ में जो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, जिसको PO2 बोलते हैं, वो लगभग 40 mmHg होता है, जो कि हमेशा कम होता है। वो इसलिए कम होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कंटिन्यू यूज होती रहती है, जबकि CO2 का यहाँ निर्माण होता है, CO2 रिलीज होती है। तो टिश्यूज़ में हमेशा जो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब है, जिसको PCO2 बोलते हैं, वो ज़्यादा होता है रक्त से। कितना होता है? ये PCO2 होता है 46 mmHg, जो कि रक्त से ज़्यादा है। अब जो ब्लड होता है, ब्लड में PO2 होता है 100, जो कि कोशिकाओं से हमेशा ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड से
सेल्स या टिश्यू में जाती है वहाँ पे। और CO2 जो होता है उसका आंशिक दाब यानी PCO2 वो 46 mmHg होता है, जो कि ब्लड से ज़्यादा होता है। ब्लड में जो PCO2 होता है 40 उससे ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टिश्यूज़ या सेल्स से ब्लड की ओर जाएगी। यहाँ पे एक्सचेंज ये होगा कि ब्लड से ऑक्सीजन जा रही है सेल्स में और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ब्लड में। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की। परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन टेंशन के साथ अगर इसको प्लॉट किया जाता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनता है। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, इसकी हम बात करेंगे अभी। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व। ये जो कर्व है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसकी बात करते हैं। तो पहला कारक है PCO2 एंड pH यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब तथा pH। दूसरा टेम्परेचर। तीसरा इफेक्ट ऑफ 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट और चौथा इलेक्ट्रोलाइट्स। हम बात करते हैं PCO2 एंड pH की। तो जब PCO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का जो आंशिक दाब होता है वो बढ़ता है तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कर्व होता है ये राइट की ओर शिफ्ट होता है। इसको बोर का प्रभाव बोलते हैं बोर्स इफेक्ट, क्योंकि इसका जो कार्बोनिक एसिड जो ब्लड में होता है, अब PCO2 बढ़ेगा तो कार्बोनिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ेगी जिससे pH कम होगी और जो ऑक्सीजन होगा वो हीमोग्लोबिन से रिलीज होगा, इसलिए ये कर्व राइट की ओर शिफ्ट होगा। लंग्स में ये इसका उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ PCO2 कम होती है तो pH बढ़ती है, तो जो कर्व होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन वो बढ़ जाता है। जैसे एक्सरसाइज के टाइम में मसल्स में हीट होती है तो यहाँ ये डिसोसिएशन बढ़ जाता है और जो कर्व होता है वो राइट की ओर शिफ्ट होता है। तीसरा इफेक्ट ऑफ 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट की बात करें तो 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट ये RBC में प्रेजेंट होता है और ये ग्लाइकोलाइसिस के दौरान इसका निर्माण होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट से। ये एक एनाइन होता है जो कि हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से रिएक्ट करेगा तो ये 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट ये हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा और ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी। इसलिए जब 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट की मात्रा बढ़ती है तो जो कर्व होता है वो राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स का भी असर होता है इस पर। जब इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ते हैं तो डिसोसिएशन ऑफ HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन भी बढ़ जाता है। इस चीज़ को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जब pH कम हो रही है, डाउन हो रही है, तो ये जो कर्व है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये राइट को शिफ्ट हो रहा है। जब DPG की क्वांटिटी बढ़ रही है तो भी ये राइट की ओर और टेम्परेचर बढ़ रहा है तब भी ये राइट की ओर शिफ्ट होता है। जब pH बढ़ती है तो ये लेफ़्ट की ओर जाएगा। DPG की क्वांटिटी अगर कम होगी तो भी लेफ़्ट की ओर जाएगा और टेम्परेचर अगर डाउन होगा तो भी ये लेफ़्ट की ओर शिफ्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो टिश्यूज़ में जो PCO2 होता है वो 46 होता है। जैसा कि अभी बताया था कि PCO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है वो
46 होता है, जबकि और वेनस ब्लड में 46 होता है, और लंग्स के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की जाती है। ये 3 रूपों में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। पहला है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, जो कि 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट इसी फॉर्म में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है और ये प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है। तो प्लाज्मा में ये कार्बोनिक एसिड टिश्यूज से लेके ट्रांसपोर्ट होता है लंग तक। दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, जो कि 70% तक जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। ये कैसे होता है इसको समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जल के साथ आरबीसी में ये जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, इनका ये जो इस फॉर्म में जो ट्रांसफर होता है ये आरबीसी में एक रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है कि H2O कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोनिक एसिड में चेंज होती है H2CO3 में, और H2CO3 फिर डिसोशिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। ये जो हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन का डिसोशिएशन होता है, उसके साथ ही क्या होता है कि जो पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट होता है वहाँ से पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन के साथ बाइंड होता है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाता है। साथ ही जो हाइड्रोजन आयन है वो हीमोग्लोबिन से साथ जुड़ के हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है। अब ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये आगे डिसोशिएट हो जाता है पोटेशियम में और बाइकार्बोनेट आयन में, और ये बाइकार्बोनेट आयन होता है ये आरबीसी से निकलकर प्लाज्मा तक पहुंचता है। और प्लाज्मा से क्या होता है कि जो क्लोराइड है वो आरबीसी में आता है। यहाँ बाइकार्बोनेट आयन तो जा रहा है आरबीसी से प्लाज्मा में, प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जा रहा है आरबीसी में। इस फिनोमिनन को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हम्बर्गर्स फिनोमिनन। तो एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा इज क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या है कि प्लाज्मा और आरबीसी के मध्य में बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन के एक्सचेंज यानी विनिमय को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। उसके बाद जो एक और फॉर्म होती है जिसमें CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है कार्बोमिनो कंपाउंड्स। तो 10 से 15% तक जो CO2 होती है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कार्बोमिनो कंपाउंड के रूप में होता है। इसमें क्या होता है कि जो CO2 होती है वो फ्री एमिनो एसिड्स होते हैं, उनके NH2 फ्री एमिनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का जो फ्री एमिनो ग्रुप होता है उसके साथ ये बाइंड होता है और क्या बनाता है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन ये बनाता है। और CO2 प्लाज्मा प्रोटीन के साथ भी ये बाइंड होता है और बनाता है कार्बोमिनो कंपाउंड्स। तो इस फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, कहाँ से, टिश्यूज से लंग्स तक। अब नेक्स्ट स्टेप आती है वो है लिबरेशन ऑफ CO2 इन लंग्स, कि लंग्स तक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रही है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में या कार्बोमिनो कंपाउंड के रूप में ये लंग्स तक आ गए। तो लंग्स में ये कैसे लिबरेट होते हैं, कैसे CO2 मुक्त होती है, इसकी हम बात करें तो सबसे पहले ये जो H2CO3 है कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में जल और CO2 में चेंज हो जाता है और CO2 यहाँ से रिलीज हो जाती है लंग्स के द्वारा, ये बाहर की ओर मुक्त कर दी जाती है। उसके बाद जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि जो एसिडिटी ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है उसकी प्रेजेंस में सोडियम और कार्बोनिक एसिड और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कार्बोनिक
एसिड होता है ये पूर्व की बाती H2O और CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है और CO2 यहाँ से मुक्त कर दी जाती है। उसके अलावा जो ये कार्बोमिनो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में, जो ये कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में ये हीमोग्लोबिन और CO2 में डिसोशिएट हो जाते हैं और CO2 लंग्स द्वारा बाहर की ओर मुक्त कर दी जाती है। इस डायग्राम के द्वारा हम क्लोराइड शिफ्ट को समझ सकते हैं कि ये प्लाज्मा में और इरिथ्रोसाइट यानी RBC इन दोनों के बीच में बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन इन दोनों का जो आदान प्रदान होता है उसको क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। थैंक यू।